हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो कि हमने कल के क्लास में स्टार्ट किया था। आई होप तुम लोग अच्छे हो और मस्त हो। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कल के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग्स। ओके, तो चलो देखते हैं। टेम्परेचर स्केल्स को हमने पढ़ा था और टेम्परेचर स्केल में हमने 3 तरह का स्केल देखा था, लाइक डिपेंडिंग ऑन मेजरमेंट थिंग, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एंड आफ्टर दैट इट वाज केल्विन। ठीक है, 3 स्केल हमने देखा था। स्केल में इंपॉर्टेंट क्या था? स्केल में इंपॉर्टेंट था 2 चीजें जानना। हर स्केल का लोअर पॉइंट होगा, लोअर रेफरेंस पॉइंट होगा और हायर रेफरेंस पॉइंट होगा। ठीक है, और उसी को बस हमें याद रखना है फॉर कन्वर्जन पर्पस। सो आगे देखते हैं। दिस इज योर सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में लोअर रेफरेंस पॉइंट हमेशा ही हम लोग हर स्केल में क्या ले रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और अपर मार्क क्या ले रहे थे? लाइक अपर रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे थे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज योर 100 डिग्री। सो इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है वो तुम्हारा कितना है? 100 है। 0 डिग्री आइस पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री स्टीम पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पे ये वैल्यूज क्या है? आइस पॉइंट ऑफ, अगेन यहाँ पे कितने इक्वल इंटरवल्स हैं? इंटरवल्स भी इंपॉर्टेंट है। 180 इक्वल इंटरवल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है? आइस पॉइंट इन फ़ारेनहाइट इज 32 एंड स्टीम पॉइंट इज 212। सो हैव दिस इन हेड, ये चीजें याद होनी चाहिए। नाउ मेजरिंग केल्विन स्केल को मैंने डिस्कस किया नहीं था, बट कुछ भी याद करने का ऐसा कुछ है नहीं। बस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लाइक लोअर रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, अपर रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, बस ये याद रखना है। सो यहाँ पे तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का ऑन दिस स्केल 273 केल्विन होता है और बॉइलिंग कितना होता है? 373। सो 3 स्केल्स वी हैव टू डील विथ। डन। कंस्ट्रक्शन वी डोंट हैव टू रीड, वी जस्ट नीड टू नो कि ये तीनों स्केल में लोअर अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, उसका वैल्यूज क्या है, एंड देन हाउ टू कन्वर्ट वन स्केल इनटू अनदर। दैट इज आवर पर्पस। ओके, सो एक चीज मैंने तुम लोगों से क्लास में पूछा था, व्हाई मर्करी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर? एनीवन, एनी गेसेस? मर्करी को ही क्यों यूज करते हैं? ओके, सो आई विल जस्ट समराइज इट। यहाँ पे थर्मोमीटर में हम लोग मरकरी को यूज करते हैं क्योंकि जो मरकरी है ना, इसका व्हाट इज दैट कॉल थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इवन फॉर स्मॉल टेम्परेचर राइज। यानी कि अगर टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज होता है तो मरकरी का जो मरकरी कॉलम का जो लेंथ होगा उसमें तुम्हें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिखाई देगा। सो इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो क्या होता है? वो ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर स्मॉल टेम्परेचर भी है तो उसको भी वो मरकरी डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसके लेंथ में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, उस कॉलम के लेंथ में चेंज होगा। दूसरी चीज ये है, एक तो इसके अल्फा से रिलेटेड है। अल्फा इज योर thermal expansion coefficient, linear thermal expansion coefficient, that we will deal with later। और दूसरा ये है कि सपोज तुमने वाटर यूज किया, सो वाटर में क्या होता है ना कि 0 डिग्री पे उसका स्टेट चेंज हो जाता है, 100 डिग्री के बियॉन्ड भी उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, वो वेपर बन जाएगा। ठीक है, सो वहां पे अगर हम लोग थर्मोमीटर में वाटर यूज करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि 100 डिग्री के बाद हम लोग मेजरमेंट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 डिग्री के बाद वो वाटर लेंथ में क्या चेंज होगा उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गैस बन चुका है। ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस विथ मरकरी। मरकरी के लिए हम लोग मरकरी का मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? काफी हाई है। सो दिस इज अनदर थिंग। ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में होना चाहिए टू अप्रिसिएट फिजिक्स अ बिट। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, कल के क्लास में मैंने डिस्कस किया था कैसे एक्सचेंज करोगे। तो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? मैंने सिंपल ये बोला था कि पहले दोनों स्केल बना लो। ठीक है, सो मैंने दोनों स्केल बना लिए। दोनों ही स्केल में तुम्हें 2 पॉइंट को बस डिनोट करना है, लोअर फिक्स पॉइंट और हायर अपर फिक्स पॉइंट।
So if this is Celsius scale and this is Fahrenheit scale, then in Celsius scale lower fixed point क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और अपर क्या है, 100 डिग्री है. फ़ारेनहाइट में सेम थिंग, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर कितना है, 180 है. लेंथ, दोनों का लेंथ में डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे 100 इंटरवल्स है और यहाँ पे 180 है, बट मैंने ऐसे बनाया. डन. अब देखो क्या है ना, अगर फॉर्मूला याद करोगे तो भूल जाता है इंसान कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. मैं फॉर्मूला बहुत भूलती हूँ, इसलिए आई जस्ट गो बाय द लॉजिक. सो लॉजिक ये है, ये दोनों बस दो चीज याद रखनी है, लोअर और अपर पॉइंट ऑफ एनी स्केल. अगर वो पता है तो दो स्केल का इंटर कन्वर्जन कर सकते हो. जैसे अगर सपोज कर लो यहाँ पे x डिग्री सेंटीग्रेड है और मुझे पता करना है और मुझे कन्वर्ट करना है x डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल पे, कितना मेजरमेंट देगा वो. मीन्स अगर सपोज करो सेल्सियस स्केल का यूज किया हमने, यहाँ पे वाटर है, वाटर का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेल्सियस स्केल यूज किया और हमें वैल्यू कितना दिया स्केल ने, x डिग्री सेंटीग्रेड दिया. और सेकेंड टाइम हमने डिप किया फ़ारेनहाइट को, तो फ़ारेनहाइट कितना रीडिंग देगा, x के इक्विवेलेंट ही देगा, लेकिन उसका वैल्यू फ़ारेनहाइट पे कुछ और होगा क्योंकि दोनों का जैसे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है. सो इफ यू चेंजिंग द यूनिट दैट न्यूमेरिक वैल्यू विल चेंज. तो यहाँ भी वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा वो निकालना है. तो सपोज कर लो कुछ y है कहीं भी, x का इक्विवेलेंट फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या है, y है. तो कैसे रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, सिंपल है, x माइनस जीरो यानी कि वट एवर वैल्यू इज उससे माइनस कर दो लोअर फिक्स पॉइंट को, डिवाइडेड बाय इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल्स इन द स्केल दैट इज 100. और इसके लिए भी सेम चीज करो, वैल्यू इज y से माइनस करोगे किसको, लोअर फिक्स पॉइंट को दैट इज 32, डिवाइडेड बाय इंटरवल दैट इज 180 ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल. इन दोनों को इक्वेट कर दो. So this way you can convert it. So if x value is given as 50 degree centigrade, you can convert it into y डिग्री फ़ारेनहाइट, y का वैल्यू निकाल सकते हो. ठीक है. सो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते भी है, फॉर्मूला लिखा होता है. सो इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, दिस विल बिकम समथिंग, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू रिमेम्बर द फॉर्मूला क्योंकि ये काम बहुत सिंपल है, हम लोग आसानी से करके आंसर ला सकते हैं, है ना. 32 into 5 something. So there is one complex thing that you need to do here, and that is what 5 से हर जगह डिवाइड कर दो. So what you are going to get, सॉरी ये कट नहीं होगा, ये कट हुआ. So y का वैल्यू कितना हुआ, 9/5x प्लस 32. ठीक है. So temperature in Fahrenheit is equal to 9/5 temperature in degree centigrade plus 32. This is the relation जिसको हम याद करते हैं. But don't remember it. Logic याद रखो. Write it there. You will get the answer. Okay. Is it clear, everyone? और किसी को doubt है? If you are having doubt, let me know. Yes. You can do the conversion, right? ओके डन जडेजा. ठीक है, थैंक यू. चलो आइडियल गैस इक्वेशन तक अब हम पहुंचते हैं. हमने वो चीज को पढ़ा, अभी आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद और आगे मैटर को हीट करेंगे तो क्या होगा उसी के बारे में पढ़ेंगे. बट थोड़ा सा गैस के बारे में देख लेते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन को पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं. सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, देखो एक बॉयल्स लॉ है जो तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, है ना. सो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी. एक डायग्राम दिख रहा है ना तुम लोगों को. सो इस केस में हम क्या रखने वाले हैं, बॉयल्स लॉ के केस में क्या हुआ था ना, हम लोग टेम्परेचर को रखते हैं कांस्टेंट. यानी कि यहाँ पे जो चैम्बर दिख रहा है ना, इस चैम्बर में इसकी मदद से गैस को पंप करेंगे, गैस को डालेंगे. ठीक है. और यानी कि गैसियस मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर डालेंगे, चैम्बर के अंदर. उसकी वजह से, उन मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा चैम्बर के वॉल पे और वो प्रेशर ये मेजर करेगा. एंड वी विल ट्राई टू सी कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट.
टेम्परेचर को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट। तुम लोग को एक चीज समझा दूं, जैसे गैस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है, कोई भी चीज प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा। जैसे तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास एक छोटा सा बक्सा है, कुछ ऐसा रबर कुछ ऐसा है, ठीक है। इसके अंदर तुमने बहुत सारे ऐसे एटम्स को डाल दिए जो रैंडम मोशन में है। डन, गैसियस एटम्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। तो हर एटम के पास कुछ ना कुछ मास तो होता है, ये बहुत छोटा होता है बट होता है। सो ये क्या करेगा, वॉल को हिट करेगा, करेगा उसको जाएगा, उससे टकराएगा। और जब दो चीज टकराता है तो क्या, कोलिजन हुआ, फोर्स लगा। यानी कि ये एटम जब वॉल से टकराएगा, वॉल पे वो फोर्स लगाएगा, यानी कि प्रेशर। सो जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस एटम्स तुम डालोगे, उतना ज्यादा वो वॉल से नंबर ऑफ कोलिजन उतना ज्यादा होगा और उतना ज्यादा प्रेशर होगा। सो इस तरह से जब हम लोग यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल इस चैम्बर में डालेंगे, प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। और अगर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर चेंज होना चाहेगा, बट वी हैव टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट, इसलिए हम वॉल्यूम को घटाएंगे बढ़ाएंगे। अगेन, अगर मैं तुम लोगों को बच्चों के टर्म में समझाऊं कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, उसका टेम्परेचर, जैसे तुम खुद सोचो कि तुम्हारे पास बीकर है, बीकर में वाटर है। वाटर को जब तुम हीट करते हो तो क्या होता है, जैसे जब हीट नहीं किया हुआ है तब क्या होता है, शांति से कंटेनर में पानी शांति से बैठा हुआ है, उसको हमने हीट किया, उसमें क्या बबल्स आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है। यानी कि जब हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं ना, उसका एनर्जी बढ़ रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इनवर्सली भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखो वही चीज हो रहा है, अगर तुमने इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स डाले, मॉलिक्यूल्स ज्यादा डाल रहे हो, वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन के टाइम पे फोर्स लगेगा, उस फोर्स की वजह से उनकी वेलोसिटी बढ़ सकती है, यानी कि उनकी एनर्जी बढ़ सकती है, यानी कि उनका टेम्परेचर बढ़ सकता है। सो टेम्परेचर चेंज होने का चांस है। और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, उनके कोलिजन के चांस को घटाना चाहेंगे। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब वो दोनों आपस में कम मिले। कम मिलने के लिए उनको बड़ी जगह में रखोगे जहां पे वो एक दूसरे को कम देख पाए, यानी कि इस चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाओगे, यानी कि इट हैज टू डू विद द वॉल्यूम। देन कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम से छेड़छाड़ करनी पड़ेगी इफ प्रेशर इज चेंजिंग, राइट। सो दैट इज गोइंग टू हैपन इन द बॉयल्स लॉ। नाउ वी विल सी। ओके, ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम विद द वीडियो बट डोंट वरी, मैंने एक्सप्लेन किया इसको यहाँ पे। एक्चुअली देखो ये दिख रहा है बट थोड़ा सा स्मॉल साइज है, दिख रहा है तुम लोगों को। यहाँ से सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चैम्बर में फेंका गया है ना, और ये वॉल से कोलाइड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेशर का मार्किंग तुम लोग ध्यान, पहले ये ड्राइंग देखो, यहाँ पे चैम्बर के वॉल्यूम को क्या किया गया, घटाया गया, क्योंकि प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। मैंने तुम लोगों को उसे वर्बल सेंस में भी समझाया कि अगर प्रेशर बढ़ा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का चांस है, वॉल्यूम को क्या करोगे, सॉरी, अगर तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लाइक ओके, इफ यू सी हियर केयरफुली, जस्ट सी, प्रेशर के मार्क को तुम लोग ध्यान से देखो, ये प्रेशर का मार्क है ना। यू जस्ट थिंक अबाउट इट ओवर 1 मिनट, आई एम गिविंग यू ऑल पीपल 1 मिनट टू थिंक ओवर इट, ठीक है, 1 मिनट तक सोचो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है तो तुम लोग 1 मिनट सोचो और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, चलो। देखो मैंने जो एक्सप्लेन किया, मैंने वो बहुत ही लाइक रीजन बेस्ड एक तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग दी कि अगर तुम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर मैंने वो वेलोसिटी के टर्म में इसको डील किया, बट
यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो डायग्राम है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, अगर ये जो यहाँ पे लिखा है कि अगर टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। कैसे होगा, जैसे अगर तुमने वॉल्यूम को घटा दिया, सपोज कर लो एक ऐसा कंटेनर था, इसमें मेरे 100 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल थे और वॉल्यूम V था। अब मैंने क्या किया, इसके वॉल्यूम को V/2 कर दिया, सो इतना हो गया, ठीक है, इतना वॉल्यूम हुआ। अभी भी इसमें 100 मॉलिक्यूल है, लेकिन ये अब छोटे स्पेस में है, तो इनके बीच में क्या होगा, इनका वॉल से देखो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल का डिस्टेंस अभी वॉल से इतना है, ठीक है। सो इसको वॉल तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, L/T समथिंग, सॉरी L/V कहोगे लगेगा, जहाँ पे V वेलोसिटी है मॉलिक्यूल का। लेकिन यहाँ पे सिंस वॉल से अब डिस्टेंस घट गया है, तो वो ज्यादा जल्दी समय में वॉल तक पहुंच जाएगा, यानी कि ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। सो इफ यू आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, pressure will increase. Done. So PV equal to what? If temperature you are keeping as constant, so PV equal to constant है, क्योंकि हमने like if we did this experiment at constant temperature, I am saying P is inversely proportional to volume. टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट डीलिंग विथ इट, वी आर नॉट चेंजिंग इट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका अगर ग्राफ बनाओगे P वर्सेस V का अगर ग्राफ बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। क्यों ऐसा होगा, दिस इज हाइपोबोलिक ग्राफ, जो कि तुम्हारा तुम लोग पढ़े होगे, अगर y एक्सिस है ये और ये x एक्सिस है, और अगर कोई भी इक्वेशन ऐसा है yx इक्वल टू k, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है। डन। मैथ्स के स्टूडेंट होगे, कर पढ़े होगे, तो तुम लोग अभी तो नहीं पढ़े होगे, वो पढ़ना 12th में है शायद, पैराबोला नहीं 11th में ही पढ़ना है। सो यू मे हैव कम अक्रॉस इट, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको याद रखना है, और ये मेमोरी में भी रख लिए तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। डन। सो दिस इज योर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ इज व्हाट, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। हमने प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी किया और हमने ये पाया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दिस इज द रीडिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ में हमने क्या कांस्टेंट रखा, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, ठीक है। और प्रेशर को कांस्टेंट रखकर हमने किया क्या यहाँ पे, ठीक है, एक चीज देखो, प्रेशर को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट रीडिंग दे रहा है, इसमें सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू हीट इट, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे देखो इसका जब कलर आइस के जैसा होगा तो समझना उसको कूल कर रहे हैं, और जब ये कलर आग के जैसा होगा तो समझ लो हीट कर रहे हैं। तो देखना वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, जस्ट सी दैट थिंग। फिर से चलाऊंगी, ठीक है, ध्यान से तुम लोग देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी नाउ। वी आर हीटिंग, ओके, और देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, हीट कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, ठीक है, ऐसा दिखा। अब देखो हमने इसको कूल करना स्टार्ट किया, यानी कि टेम्परेचर हम घटा रहे हैं, तो देखो इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, बॉक्स का साइज घट रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग, यानी कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और यू कैन से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि ये लीनियरली एक दूसरे से वैरी कर रहा है, इसलिए V वर्सेस T का ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा, पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सो दिस इज योर ग्राफ अगेन, V is directly proportional to T, V/T is equal to constant, then where T is the temperature of the gas, यहाँ पे क्या constant था, प्रेशर, ठीक है। अगर इसको तुम लॉजिकली अगर समझना चाहो तो लॉजिक बहुत सिंपल है, हीट करोगे तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, वो प्रेशर बढ़ना चाहेगा, लेकिन प्रेशर को रखना है कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, और वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो जो प्रेशर इंक्रीज होना चाह रहा था वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, सिंपल। सो टेम्परेचर विल रिमेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ
प्रेशर इज कांस्टेंट. सो दिस इज योर चार्ल्स लॉ. हमने दो लॉ पढ़ा, बॉयल्स लॉ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. एंड देन पढ़ा हमने चार्ल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज चार्ल्स लॉ, वी बाई टी इज कांस्टेंट. अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को अगर साथ में मिलाओ तो क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि पीवी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिख रहा है ना, ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट पीवी बाई टी कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को हम क्या बुला रहे हैं, इस कांस्टेंट को हम बुला रहे हैं म्यू आर, जहां पे म्यू तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, गैस कांस्टेंट. ओके, सो एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड योर आइडियल गैस इक्वेशन. पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हो ना, एन इज नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे एन की जगह म्यू लिखा गया है, नोटेशन में डिफरेंस है, ठीक है. So n mu is number of moles of gases, R is universal gas constant, okay, and its value is 8.31 in SI unit, joule mole inverse, Kelvin inverse. Okay, so this is this thing, this is ideal equation. आगे चलते हैं. देखो इसका वैल्यू याद रखना, R का वैल्यू डिजिट के टर्म में 8.31, रेशियो के टर्म में 25/3. इक्वेशन में वही वैल्यू पुट करना जो तुम्हें कैलकुलेशन इजी करके दे दे, ठीक है. Now we will read linear expansion and aerial expansion, ठीक है. तो हमने बीच में ये आइडियल गैस इक्वेशन क्यों पढ़ा, क्योंकि जब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ेंगे सॉलिड्स के लिए तो वॉल्यूम एक्सपेंशन गैसेस में भी अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है. इसलिए मैंने आइडियल गैस इक्वेशन को बीच में लगाया. अब आगे देखते हैं. अब देखो हीट करते हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता है. यहाँ पे देखो कूल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो श्रिंक कर रहा है. यानी कि हमने ये पाया है कि कोई भी मिल सकता है. सो increase in the dimension of body due to the increase in its temperature is called thermal expansion. This is thermal expansion, okay. And it can be linear, increase in length, it can be aerial, increase in area, ठीक है. And it can be a volumetric thing, and that is increase in volume, ठीक है. So one by one we will read these three. तो चलो बहुत इजी है, दिस इज जस्ट अ थ्योरी, ठीक है. तो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक एल लेंथ का रॉड है जिसको मैंने क्या किया, हीट किया. और जब हमने हीट किया तो हमने ये पाया कि इसका लेंथ जो है वो डेल्टा एल से बढ़ गया, ठीक है. सो ये डेल्टा एल जो बढ़ा है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये पाया कि ये जो डेल्टा एल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, टेम्परेचर डिफरेंस है, सॉरी. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा तुम्हारा चेंज इन लेंथ होगा. यानी कि तुम जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा कूल करोगे उतना ज्यादा घटेगा. दिस इज इट, राइट. दूसरी चीज और भी ऑब्जर्वेशन थी कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि ओरिजिनली उसका क्या डायमेंशन है उस पे भी चेंज इन लेंथ डिपेंड करेगा. सो लेट्स सी नाउ दिस टू थिंग्स. सो चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड को क्या लिखा गया है, डेल्टा एल, एंड डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड डेल्टा टी एंड एल. एंड हियर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अगर 1 2 को मिक्स कर दो इक्वेशन 1 2 को, तो क्या दिखेगा मुझे, डेल्टा एल किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एल डेल्टा टी पे, एल डेल्टा टी पे, ठीक है. सो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल डेल्टा टी, ठीक है. And this proportionality constant here is alpha L, and alpha L is called what? This is called coefficient, linear coefficient of thermal expansion. Okay, so this is alpha L. अब देखो न्यू लेंथ जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, डेल्टा एल तो हमें पता चल गया, डेल्टा एल कितना होगा, अल्फा एल इंटू ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन लेंथ. नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट न्यू लेंथ एल डैश तो क्या करेंगे, एल प्लस डेल्टा एल. सो डेल्टा एल का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, एल प्लस अल्फा एल, एल डेल्टा टी, ठीक है. सो यहाँ पे न्यू लेंथ, पीपल आर लूजिंग कनेक्शन, है ना. एनीवे कुछ ज्यादा मिस नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. एल डैश को क्या लिखेंगे, न्यू लेंथ को एल प्लस डेल्टा एल, सो एल प्लस अल्फा एल, एल डेल्टा टी. अब आप इसको सही से एल को कॉमन ले लो, ठीक है. अगर एल को कॉमन लोगे 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा टी मिलेगा, ठीक है. सो न्यू लेंथ इज ओरिजिनल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा एल डेल्टा
and here this alpha L is coefficient of linear expansion or linear expansivity, whatever you say, coefficient of linear expansion. ठीक है, simple. So this is alpha L. Then यानी कि जो fractional change in length है, that is डेल्टा L by L. डेल्टा L by L किस चीज पे डिपेंड करेगा? अल्फा L डेल्टा T पे, यानी कि ये इसके बराबर होगा. निकाल सकते हो ना यहाँ से, L डैश L है, सो L डैश माइनस L क्या होगा? डेल्टा L, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T. सो दिस इज डेल्टा L एंड दिस इज अल्फा L डेल्टा T. डेल्टा L by L को क्या लिखोगे? अल्फा डेल्टा T. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज अल्फा डेल्टा T. दिस इज रिटन हियर. ओके, नाउ हम लोग ये देखेंगे कि जो अल्फा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है. ठीक है, हमें जो जो पढ़ना है हम उन चीजों को नोटिस करेंगे. सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो मटेरियल किस चीज से बना है. डन. जैसे यहाँ पे ये लिस्ट दिया हुआ है, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मैंने रेफरेंस के लिए डाल दिया है ऐसे ही. सो 0 डिग्री से 100 डिग्री का अगर टेम्परेचर रेंज है तो इन मटेरियल्स का अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करने की चीज ये है, इसलिए मैंने डाला कि अल्फा एल किस रेंज में दिख रहा है? 10⁻⁻⁵ के रेंज में दिख रहा है ना, काफी छोटा है. डन. सो यहाँ पे देखो, पायरेक्स का ग्लास का सबसे कम है, और दिस इज कॉपर. कॉपर और पायरेक्स में डिफरेंस है, वॉट एवर, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंस, 5 टाइम्स है. डन. सो ग्लास का ज्यादा होगा, नॉट टू रिमेम्बर. ठीक है, ओनली थिंग इस स्लाइड से सिर्फ एक ही चीज तुम्हें याद रखना है कि अल्फा जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा अल्फा किस रेंज में होता है? 10⁻⁻⁵ के रेंज में होता है. दीज टू थिंग्स यू हैव टू कंसिडर. ओके, दैट इज इट. और जब भी कोई नई चीज पढ़ रहे हो ना, उसका यूनिट पे हमेशा ध्यान देना. अल्फा एल क्या है? 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, टेम्परेचर इनवर्स. ठीक है, so these are the things. Now we will read aerial expansion. अगर कोई भी बॉडी, जैसे कोई बॉडी के पास सिर्फ लेंथ है, उसको हीट करेंगे, उसका लेंथ बढ़ा. अगर किसी भी बॉडी के पास एरिया है और उसको हीट करेंगे तो उसका इधर का भी लेंथ बढ़ेगा, इधर का भी लेंथ बढ़ेगा, यानी कि उसका एरिया बढ़ेगा. ठीक है, सो इसको हमने हिट किया, इसका एरिया हो गया A प्लस डेल्टा A. सो दिस डेल्टा A विल अगेन डिपेंड ऑन व्हाट? इनिशियल एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस, सेम एज दैट. ठीक है, सो दिस इज डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया. अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, सो डेल्टा ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हो तो क्या मिलेगा मुझे? डेल्टा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी. ए इज द ओरिजिनल एरिया, राइट? Proportionality constant will be equal to some coefficient, that is areal coefficient of expansion, right? So this is delta A equal to alpha A delta T. ठीक है, and alpha L and alpha A are different. Okay, अब यहाँ पे देखो सेम चीज है, फिर से A डैश न्यू एरिया लिखना है, A प्लस डेल्टा A लिखोगे, डेल्टा A का वैल्यू पुट कर दो. सो कितना लिखोगे? ये वैल्यू पुट करोगे, A को कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा A डेल्टा T. ठीक है, and here alpha is coefficient of aerial expansion. Okay, और फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया, ये बार बार फोकस में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बहुत बार पूछता है फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया बताओ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ बताओ. तो अगर फ्रैक्शनल चेंज निकालोगे कितना आएगा? अल्फा ए डेल्टा टी आएगा, है ना? वहां पे कितना आया था? अल्फा एल डेल्टा टी आया था. सेम थिंग वी आर गोइंग टू गेट. डन. नाउ वी विल सी हियर ऑल्सो, जैसे एक चीज है, अल्फा ए किस चीज पे डिपेंड करेगा? सो ये भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ओवर लार्ज टेम्परेचर रेंज. डन. सो सेम एज लीनियर एक्सपेंशन यू कैन सी. नाउ वी विल एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन अल्फा एल एंड अल्फा ए. क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? सो वो रिलेशन को देखते हैं यहाँ पे. जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है, लेंथ ए है, ब्रेथ बी है. ठीक है, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? इसको हीट करेंगे, इधर कुछ बढ़ेगा, कुछ इधर बढ़ेगा, यानी कि एरिया बढ़ेगा. अब देखो कितना एरिया बढ़ा, ये रेड पोर्शन का एरिया, इंक्रीमेंट इन एरिया, ये रेड पोर्शन, ब्लू पोर्शन, ग्रीन पोर्शन, इतना एरिया बढ़ा है ना? क्योंकि अगर ये ऐसा था, इसका लेंथ ऐसे बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो टोटल ओवरऑल कितना बढ़ा? ये इतना बढ़ गया ना. सो ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, इतना एरिया बढ़ा. ठीक है,
अब देखो इसको अलग अलग करके डब्बे में दिखाया गया है सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन अल्फा एल एंड अल्फा ए। तो चलो इसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं, डेल्टा ए वन। अब डेल्टा ए वन को तुम क्या लिखोगे, तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो बक्सा है इसमें क्या दिख रहा है, इसका लेंथ तो बी दिख रहा है इस बॉक्स का, और ब्रेथ कितना दिख रहा है, डेल्टा बी। सो इसका एरिया डेल्टा ए कितना होगा, ए डेल्टा बी। उसी तरह से डेल्टा ए टू अगर देखोगे तो डेल्टा ए इंटू बी, सो दिस इज दिस। और अगर ए थ्री देखोगे तो दिस इज डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब देखो, अब हमें सारे डेल्टास की वैल्यूज को लिखना होगा। सो डेल्टा बी किसके बराबर होगा, ये जो डेल्टा बी है ये किसके बराबर होगा, इंक्रीमेंट इन बी, लीनियर इंक्रीमेंट इन बी is delta b, so this is equal to b alpha l, that is alpha l यहाँ पे, क्योंकि इस लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है वही है ना तुम्हारा डेल्टा बी। सो b alpha l क्या लिखोगे, डेल्टा t अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। उसी तरह से डेल्टा a को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे a अल्फा l डेल्टा t। अल्फा विल रिमेन सेम, दिस इज अ मटेरियल ऑफ सम काइंड। अगर ये कॉपर है तो लेंथ भी कॉपर का है, ब्रेथ भी कॉपर का है। सिमिलरली डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी का वैल्यू तुम यहाँ से पुट कर दोगे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज। चेंज इन एरिया, डेल्टा ए को क्या लिखोगे, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री। अब चलो डेल्टा ए वन को ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए, डेल्टा ए डेल्टा बी हमने कर लिया इसको। अब वैल्यूज को पुट कर दो। सो वैल्यूज को हमने पुट किया ना यहाँ पे, ओवर। So let's do it. This value is this is this is this, है ना। सारे वैल्यूज को पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद इसको ये दोनों को ऐड कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भी ए बी अल्फा एल डेल्टा टी है, ये भी ए बी अल्फा एल डेल्टा टी है। सो टू ए बी अल्फा एल डेल्टा टी एंड दिस इज दिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो सेकंड टर्म जो है जिसको मैंने हाईलाइट किया है बॉटम में, वहां पे अल्फा एल का स्क्वायर है, और मैंने तुम लोगों को बोला था अल्फा एल किस रेंज में है, 10⁻⁻5। इसका स्क्वायर 10⁻⁻10, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो सेकंड टर्म जो दिख रहा है ना, ये नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सो इसको इक्वेशन से हटा देते हैं, ये काम करेंगे हम लोग, ठीक है। सो इसको कुछ लिखा हमने ऐसे अरेंज करके, ए अल्फा एल डेल्टा टी को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे अल्फा एल डेल्टा टी बचा। ए क्या हो गया, एरिया, ए बी तो दोनों में ही है, ए बी इज द एरिया, ओरिजिनल एरिया, राइट। सो ऐसा मिला। अब देखो 2 के कंपैरिजन में ये वाला टर्म भी क्या है, काफी छोटा है ना। 2 के कंपैरिजन में ये वाला टर्म काफी छोटा, वैसे यहाँ से ही हम लोग इसको हटा सकते हैं, सॉर्ट करने की और जरूरत है नहीं, बट ठीक है। स्मॉल इन कंपैरिजन विद 2, सो इस टर्म को क्या करना है, हटा देना है, हटा दो। सो डेल्टा ए किसके बराबर होगा, 2a, दैट इज 2ab, 2a अल्फा एल डेल्टा टी। दिस इज दिस, डेल्टा ए बाई ए क्या है, 2 अल्फा एल डेल्टा टी। और अभी अभी हमने देखा था कि डेल्टा ए बाई ए किसके बराबर था, डेल्टा ए बाई ए अगर तुम लोग को याद हो तो किसके बराबर था, अल्फा ए डेल्टा टी के बराबर था। और यहाँ पे किसके बराबर है, आया है 2 अल्फा एल डेल्टा टी, यानी कि अल्फा ए किसके बराबर है, अल्फा ए इज इक्वल टू 2 अल्फा एल। दिस इज गोइंग टू बी आवर रिलेशन। सो डबल है वो, एरियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, डबल है लीनियर से। दिस इज द रिलेशन। एनीवन डाउट, एनीथिंग? I solved it because just to make you more clear about कि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। Any doubt? Yes. May I know? If you have any doubt तो बता दो। Okay, प्रज्ञा, कोई डाउट नहीं है। Okay, चलो ठीक है। Let's move ahead then. वॉल्यूम एक्सपेंशन कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंशन अगेन सेम थिंग करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इसका बढ़ गया v प्लस डेल्टा वी, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। सो डेल्टा v इज इक्वल टू अल्फा v v डेल्टा t, सेम एज बिफोर।
only coefficient is changing, alpha v this is, okay. So v dash को क्या लिखोगे, v plus delta v का वैल्यू यहाँ पुट कर दो. अब अगर आप पुट करोगे v 1 plus alpha v delta t, डन. सो डेल्टा अल्फा भी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. और फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया नहीं, दिस इज वॉल्यूम, सॉरी, ये दिस इज व्हाट, दिस इज वॉल्यूम, ओके. सो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, डेल्टा v बाई v, सेम एज बिफोर, ओनली कोएफिशिएंट इज चेंजिंग, अल्फा v डेल्टा t. ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये देखना है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा एल एंड अल्फा v क्या होगा. सेम, ये थोड़ा प्रूव करना और इजी होगा. हमने यहाँ पे प्रूव करने के लिए क्यूब ले लिया जिसका लेंथ एल है, ठीक है. अगर ये एक्सपैंड करता है तो हर डायरेक्शन में सिमिलर वे में एक्सपैंड करेगा क्योंकि ये क्यूब है, सारे लेंथ सेम है, एल एल एल, ठीक है. सो एल प्लस डेल्टा एल, इधर भी होगा एल प्लस डेल्टा एल और इधर भी होगा एल प्लस डेल्टा एल, एंड दैट विल कंट्रीब्यूट टू डेल्टा वी, ओके. अब देखो चेंज इन साइड कितना होगा, अल्फा एल एल डेल्टा टी होगा. हर साइड में चेंज कितना होगा, यानी कि डेल्टा एल का वैल्यू ये होगा, ठीक है. सो न्यू चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखोगे, डेल्टा वी को क्या लिखोगे, वी डैश माइनस वी, है ना. एंड वी डैश इज हाउ मच, वी डैश एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब माइनस एल क्यूब, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ क्यूब का एल है, वॉल्यूम एल क्यूब, फाइनल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल है, वॉल्यूम उसका क्यूब. अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो. अगर यहाँ पे लगाओगे तो क्या मिलेगा, एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब प्लस 3l डेल्टा एल एंड एल प्लस डेल्टा एल, डन. ये होगा. सो इस टर्म को ब्रेक कर लो, कितना होगा, 3l स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल का स्क्वायर, डन. सो वी आर गोइंग टू पुट दैट वैल्यू, डेल्टा एल का होल क्यूब, है ना, और प्लस एल क्यूब भी रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस एल क्यूब है, ये माइनस इसको, ये सब्सट्रैक्ट हो गया, क्या बचा हमारे पास, डेल्टा एल का होल क्यूब और ये दोनों टर्म बचा, है ना. और इस टर्म को क्या लिखोगे, 3l डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा एल. अब यहाँ पे भी हम कुछ माइनस कर सकते हैं. अब देखो किस चीज को हटाएंगे, डेल्टा एल बहुत ही छोटा सा चेंज है ना, क्योंकि डेल्टा एल किसके बराबर है, अल्फा एल एल डेल्टा टी, अल्फा एल इज ऑफ रेंज 10 to the power -5, सो दिस डेल्टा एल इज वेरी स्मॉल, और डेल्टा एल का स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा, डेल्टा एल का होल क्यूब उससे भी छोटा हो जाएगा, है ना. तो वो एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी डेल्टा एल का हायर पावर है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो इसको हटा लो, इसको हटा लो, सॉरी नहीं इसको नहीं, इसको हटा दो, इन दोनों को, फर्स्ट टर्म को और सेकेंड टर्म को. तो क्या बचेगा, थर्ड टर्म, दैट इज 3l स्क्वायर डेल्टा एल. सो डेल्टा v इज हाउ मच, 3l स्क्वायर डेल्टा एल. अब आप डेल्टा एल का वैल्यू रख दो. सो डेल्टा एल का वैल्यू क्या रखोगे, अल्फा एल एल डेल्टा टी, सो यहाँ पे रखोगे 3l स्क्वायर इंटू अल्फा एल एल डेल्टा टी, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3l क्यूब अल्फा एल डेल्टा टी. 3l क्यूब मीन्स 3 वॉल्यूम अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है. यहाँ पे l बाई एल किया है जस्ट टू शो कि दिस इज डेल्टा एल, डन. सो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे ही प्रूफ कर देती हूँ. डेल्टा वी क्या आ रहा है हमारा, डेल्टा वी आ रहा है एल क्यूब दैट इज वॉल्यूम इनटू 3 अल्फा एल डेल्टा टी. सो डेल्टा वी क्या आया था हमारा, अल्फा वी डेल्टा टी, सॉरी वी अल्फा वी डेल्टा टी, दिस वाज योर डेल्टा वी, डन. और यहाँ पे अल्फा वी की जगह क्या आ रहा है, 3 अल्फा एल. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू, रिलेशन बिटवीन दिस टू इज अल्फा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा एल, ओके. सो दिस इज द रिलेशन, डन. सो एरियल एक्सपेंशन डबल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन उससे ट्रिपल हो गया. नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग हियर कि अल्फा भी किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो ये थोड़ा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डन. और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बल्क सब्सटेंस, सब्सटेंस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, जस्ट लाइक एरियल एंड लीनियर एक्सपेंशन, लेकिन इट हैज प्रोमिनेंट डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ऑल्सो. और एक ग्राफ तुम लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ना है जिससे क्वेश्चंस भी आया है
कभी कभी वो ग्राफ डायरेक्टली एग्जाम में देता है, नीट में भी पूछा है, जी में भी पूछा है, ठीक है। सो दैट ग्राफ इज योर हियर, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। ये कॉपर के लिए दिया हुआ है। कॉपर का अल्फा वी का वैल्यू टेम्परेचर से कैसे चेंज करता है, तो देखो जैसे जैसे केल्विन में टेम्परेचर दिया है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है अल्फा वी बढ़ रहा है, और ये हाइयर टेम्परेचर पे ही अल्फा वी क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। यानी कि कॉपर के लिए जो अल्फा वी का वैल्यू है वो हायर टेम्परेचर पे ही कांस्टेंट है, अदरवाइज वो टेम्परेचर से चेंज कर रहा है। डन। सो ओवरऑल वी विल से अल्फा वी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओके। एंड दिस इज ग्राफ ऑफ कॉपर, याद रखना, ठीक है। बिकम्स कांस्टेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर, यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है ना अल्फा वी का अब, और कब हुआ, जब तुम्हारा टेम्परेचर 500 केल्विन से अबव हुआ है, यानी कि हाई टेम्परेचर, ओके। सो दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर, ओके। चलो, फॉर एन आइडियल गैस, अब देखो आइडियल गैस के लिए ना हम लोग अल्फा वी निकालेंगे, क्योंकि गैस के लिए लेंथ की बात तो कर नहीं सकते, एरिया की बात कर नहीं सकते, गैस क्या ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम। सो अगर हम लोग गैस को हिट करेंगे उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा, डेल्टा वी चेंज होगा टेम्परेचर के साथ, होगा। सो उसके लिए भी अगर अल्फा वी का वैल्यू निकालना है तो कितना होगा। डन। सो हमने अभी अभी एक इक्वेशन पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब देखो यहाँ पे मैं जो भी लॉजिक बताऊंगी ना, ये तुम लोगों को क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प करेगा। एक टर्म आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, जैसे ये बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में, ठीक है, और मैथ्स की तो चीज है ये। पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसे सपोज कर लो तुम्हें दिया y प्लस एक्स इक्वल टू जेड, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब चेंज। सो y में चेंज क्या होगा, डेल्टा y, x में चेंज क्या होगा, डेल्टा x, z में चेंज क्या होगा, डेल्टा z, ये हो गया। लेकिन अगर सपोज करो तुम्हें ऐसे लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल टू जेड, अब तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालो, कैसे निकालोगे, सिंपल है। करना अभी भी वही है, चेंज ही निकालना है, लेकिन जब दो वेरिएबल एक साथ हो और तब चेंज निकालना है तो कैसे करेंगे, एक बार एक को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे का चेंज निकालेंगे, फिर दूसरी बार दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और पहले का चेंज निकालेंगे। मतलब अगर एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो पहले सपोज मैंने एक्स को कांस्टेंट मान लिया तो वाई का चेंज मैंने लिख लिया, और प्लस साइन क्या देंगे, प्लस। अब किसको कांस्टेंट करेंगे, वाई को, और चेंज किसका निकालेंगे, डेल्टा एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा जेड, ठीक है। डन। तो इस तरह से करेंगे। अब यही काम हम लोग प्रेशर के साथ करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें अल्फा वी निकालना है। और अल्फा वी कैसे आता है, अभी अभी हमने देखा, डेल्टा वी अगर मुझे पता हो तो पता है मुझे कि डेल्टा वी होता है अल्फा वी वी डेल्टा टी, ये होता है ना। सो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर हम लोग डेल्टा वी निकाल पाए और v से उसका डिवीजन कर पाए v डेल्टा t से, तो मुझे अल्फा v मिल जाएगा। और ये काम हम कब करने जा रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि प्रेशर को क्या रखा है हमने, कांस्टेंट। अब देखो सिंपल सा काम करेंगे, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। तो इसका अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी का, तो पहले प्रेशर को कांस्टेंट मान के किया डेल्टा वी, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया डेल्टा पी इक्वल टू म्यू आर टी। लेकिन हमारे कंडीशन क्या है, हमने पहले ही कंडीशन ले लिया है कांस्टेंट प्रेशर का, तो पी हमेशा ही कांस्टेंट होगा। डन। उसका वेरिएबल कुछ होगा नहीं, यानी कि ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे लिखा है पी डेल्टा वी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा, सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी करो, म्यू आर तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कोई फ्रैक्शनल चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी सॉरी टेम्परेचर का होगा क्योंकि वो वेरिएबल है डेल्टा टी। सो पी डेल्टा वी इक्वल टू व्हाट, म्यू आर डेल्टा टी। अब देखो हमें करना क्या है, डेल्टा वी का वैल्यू निकाल लो, डेल्टा वी इज दिस मच, और वी कितना है हमारे पास, लाइक डेल्टा वी इक्वल टू वी बाई टी डेल्टा टी। ये कैसे लिखा गया तुम्हारा, डेल्टा वी, जैसे एक काम करो, बहुत ही इजी करती हूँ मैं यहाँ पे,
जस्ट वेट फॉर अ मिनट, इसको हटा दो भी। यहाँ पे देख लो, डेल्टा वी तुम्हें मिल गया ना। अब हमें निकालना क्या है, मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया था, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी। डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी तुम्हारा क्या है, अल्फा वी है ना, ये हमें पता है। अब यहाँ पे डेल्टा वी तो मुझे मिल गया, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मिल गया। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या है, म्यू आर बाई प्रेशर, है ना। सो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमें पता है, म्यू आर बाई प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू अल्फा वी। अब देखो वॉल पीवी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, पीवी को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टी लिख सकते हैं फिर से, यहाँ पे पीवी का टर्म बचा ना। सो इसको क्या लिख सकते हो फिर से, म्यू आर बाई म्यू आर टी, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा वी। सो म्यू आर को कट कर दो, अल्फा वी क्या हो गया, 1 by टेम्परेचर। So alpha V for gas it will be equal to how much, 1 by T। कैसे किया हमने, कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला है। सो कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का अल्फा V का वैल्यू कितना होगा, 1 by टेम्परेचर। ठीक है, आई फील इट इज क्लियर। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? ओके, प्रज्ञा, आर्या, जडेजा, आदित्य, अभय, किसी को डाउट है? एनीवन, कम ऑन। एनी डाउट, एनीवन है तो बोल दो, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर, बट इफ नॉट देन ऑल्सो लेट मी नो, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज वेरी peculiar nature of water properties, water behavior। ओके, किसी को डाउट है? कैन एनीवन लेट मी नो? चलो ठीक है। सो आई फील यू आर हैविंग नो डाउट हियर, अल्फा v इक्वल टू 1 by t। ओके, नाउ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस मतलब जैसा होना चाहिए वैसा बिहेवियर नहीं है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, कोई चीज को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वाटर के साथ ना एक बहुत ही विचित्र सी चीज होती है, जब हम उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के बीच में हिट करते हैं ना, तो वो एक्सपैंड नहीं करता, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एंड दिस इज नेचुरल, यू कांट एक्सप्लेन इट। ये इसका बिहेवियर है, नेचर में वाटर ऐसा ही है। सो यहाँ ये ग्राफ भी एनसीईआरटी में पढ़ना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। नाउ देखो, यहाँ पे जब हम वाटर को 0 से 4 डिग्री तक हीट करते हैं ना, सपोज कर लो तुम्हारे पास वाटर था और ये वाटर का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री था। 0 डिग्री पे तुमने इस कंटेनर को क्या दिया, हीट दिया। और जब तुमने हीट दिया ना, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे, तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता नहीं है, इसका वॉल्यूम घट जाता है। एंड दैट यू हैव टू रिमेम्बर, 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी क्या होता है तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सो 0 से 4 डिग्री के बीच में इसलिए अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ तुम्हें बनाना है वाटर का, तो 0 डिग्री पे अगर वॉल्यूम यहाँ है, तो 4 डिग्री पे वॉल्यूम तुम अप नहीं दिखाओगे, वो डाउन जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री पे समथिंग एल्स होगा, और फिर 4 डिग्री के बाद जब तुम उसको हिट करोगे, तब इसका वॉल्यूम नॉर्मल जैसे सब चीज का बढ़ता है वैसे बढ़ेगा। ठीक है, सो ग्राफ इज लाइक दिस, टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 4 डिग्री, 4 डिग्री के बाद बढ़ेगा, तब वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन जब टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री के बीच में बढ़ रहा है ना, तो वाटर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, सो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर वाटर इज दिस। ऑल्सो देर इज वन मोर ग्राफ, दैट इज डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर वाटर। अगर 0 से 4 डिग्री के बीच में वॉल्यूम घट रहा है, तो डेंसिटी क्या हो रहा होगा, जैसे तुम्हारे कंटेनर में पानी का मास तो फिक्स है, वॉल्यूम घट रहा है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो डेंसिटी बढ़ेगा। यानी कि वाटर डेंस का सबसे ज्यादा डेंस कब होगा, जब वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होगा। और वाटर का वॉल्यूम सबसे कम कितने टेम्परेचर पे होता है, 4 डिग्री पे होता है।
ठीक है। सो अगर उसका ग्राफ तुम बनाते हो डेंसिटी का, तो डेंसिटी का ग्राफ ऐसा होगा, 0 डिग्री पे डेंसिटी कुछ और है, 4 डिग्री पे डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 0 से 4 डिग्री के बीच में वाटर कॉन्ट्रैक्ट किया है, वॉल्यूम घटा है, 4 डिग्री पे सबसे मिनिमम हुआ है, उसके बाद उसका वॉल्यूम बढ़ने लगा है। सो 4 डिग्री पे डेंसिटी तुम्हारा क्या है, वाटर का सबसे ज्यादा है। एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। और देखो नेचर में कोई भी चीज यूं ही नहीं होता, नेचर इज टू ब्यूटिफुल, ये इसके होने के पीछे भी एक कारण है। जैसे एक्वेटिक लाइफ को तुम अगर इमेजिन करो, तो पानी अगर ठंड के टाइम में अगर लाइक फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो भी उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ काफी अच्छे से रह पाता है। और उसका रीजन ये प्रॉपर्टी है वाटर का। कैसे, लेट्स सी, अभी देखेंगे हम। सो यहाँ पे देखो 16 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक पॉन्ड है, इसमें 2 फिश है, ये दोनों यहाँ पे हंसी खुशी रहते हैं, ठीक है, मस्त मौज में घूम रहे। 16 डिग्री है, अच्छा टेम्परेचर है। सो इनके पास स्वेटर तो है नहीं, टेम्परेचर घटेगा तो स्वेटर पहनेंगे। 10 डिग्री हो गया, 10 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही होगा, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर घटा, तो वो एनर्जी वाटर से खींचेगा, यानी कि वाटर का भी टेम्परेचर घटेगा। सो वाटर का टेम्परेचर जब घटेगा, तो पानी डेंस होने लगेगा। क्यों डेंस होगा, तुम लोग एक चीज और देखे होगे, कोई भी चीज जब वार्म होता है तो वो क्या होता है, वो लाइट होता है, और कोई भी चीज जब डेंस होता है तो क्या होता है, वो हेवी होता है। सॉरी, कोई भी चीज जब सॉरी किसी भी चीज का जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो हल्का हो जाता है, टेम्परेचर कम होता है तो वो भारी होता है, ठीक है, इसलिए पानी डूबने लगा। लेकिन टेम्परेचर, चलो मैं तुम लोगों को यहाँ पे सबसे सिंपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कर लो टेम्परेचर घटा घटा 5 डिग्री पहुंचा, ठीक है, 5 से 4 डिग्री पहुंचा, ठीक है। और 4 डिग्री पे जैसे ही पहुंचेगा ना वाटर, 4 डिग्री पे पानी क्या है, सबसे ज्यादा डेंस है। डन। और जो सबसे ज्यादा डेंस है वो क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। यानी कि यहाँ पे सारे ही वाटर है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, लेकिन 4 डिग्री का वाटर सबसे ज्यादा डेंस है, तो वो नीचे की तरफ जाएगा 4 डिग्री का वाटर। और 4 डिग्री से जब थोड़ा और घटेगा टेम्परेचर, 3 डिग्री ले लो, तो 3 डिग्री का जो पानी है वो 4 डिग्री के पानी से कम डेंस है, तो वो उतना डूब नहीं पाएगा, वो सरफेस के किनारे रहेगा। और 2 डिग्री हुआ, 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री पे डेंसिटी है नहीं उतना, सबसे कम है, तो 0 डिग्री डेंसिटी पे जो आइस बना है वो सरफेस पे ही रह जाएगा, वो डूबेगा नहीं। यानी कि पॉन्ड के अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री 3 डिग्री के अराउंड रहेगा, वो 0 डिग्री नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 0 डिग्री होते ही वो पानी लाइट हो गया है, और लाइटर होने की वजह से वो सरफेस पे रहेगा। और सरफेस पे रहेगा तो तुम्हारा जो अंदर फिश है उसको प्रोटेक्शन मिला, क्योंकि अंदर का पानी और ठंडा नहीं हो पा रहा है ना। सो ये एक इंसुलेटर की तरह भी काम करेगा, कि आइस जितना थिक होता जाएगा, बाहर का कोल्ड टेम्परेचर और अंदर नहीं आ पाएगा। 2 फायदे हैं, एक तो इंसुलेटर की तरह हुआ, दूसरा बात ये है कि जो अंदर पानी डूबा था वो हायर टेम्परेचर का पानी था, 4 डिग्री 3 डिग्री ऐसा था, ठीक है। सो दिस इज हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स। सो दैट विचित्र सा प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर द नेचर। एंड दिस वे हम लोगों का ये टॉपिक यहाँ पे ही खत्म होता है। और दिस इज द ऑल द समरी वी स्टार्टेड विथ व्हाट इज टेम्परेचर, मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में क्या रिलेशन है, अगेन आई वुड सजेस्ट डोंट रिमेंबर फॉर्मूला। सेल्सियस केल्विन डोंट रिमेंबर फॉर्मूला, केल्विन का तो बहुत ही इजी है, 273 से बस सेल्सियस में ऐड करना होता है तो केल्विन हो जाता है, तो याद कर लो, बेहतर है। Done. But Celsius, Fahrenheit, don't remember, just do the conversion. Boyle's law, pressure, sorry, temperature को constant रखते हैं. Charles law, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन, लीनियर एक्सपेंशन जानते हो, एरियल एक्सपेंशन जानते हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन, दोनों का रिलेशन. लीनियर अल्फा एल डिपेंड्स ऑन मटेरियल, अल्फा ए डिपेंड्स ऑन मटेरियल, अल्फा बी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर. For copper, we have a graph like something like this, and at high temperature, this is alpha V versus temperature. At high temperature above 500 Kelvin,
ये अल्फा भी कांस्टेंट हो पाता है. So they depend on temperature. And these are the reference question that you can do. Chapter 11 of NCERT, question number 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. So you should do questions. Look over these questions. Okay. Next class, we will meet with next topic. इन हीट ओनली. अभी यही पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि इसका 3 चैप्टर है तुम्हारे एनसीईआरटी में. सो वी विल रीड अहेड कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड ऑल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. Again, very interesting. So we will read that. Any doubt, anyone, before we leave? Yes. Anything to say? Or any doubt you are having? No, ma'am. Okay, Pragna. Thank you. Thank you. So तुम लोग snacks लो. जडेजा, thank you so much. तुम लोग Pragna, thank you. Whatever snacks is there, go have, enjoy, talk with your friends. Bye bye, take care. और थोड़े मजे कर लो, ठीक है? चलो, bye. Bye bye, bye bye, everyone. Bye, Arya. Bye, Aditya.